नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यानी कि आईएमए की हेल्थ गाइडलाइन से करते हैं। देश में अचानक मौसमी बुखार, सर्दी, खांसी जैसे बढ़ते मामले नजर आए और इन मामलों को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने ट्विटर पर गाइडलाइन जारी कर लोगों को और डॉक्टर्स को एंटीबायोटिक्स दवाओं के नुस्खे से बचने की सलाह दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को ये सलाह देने की जरूरत क्यों पड़ी और ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेना कितना खतरनाक हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से आइए बातचीत करते हैं। ये बातचीत करने के लिए आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जयेश लेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। 18 आवर्स स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और सच में सबसे पहले यही कहूंगी कि ये गाइडलाइंस जो हैं बिल्कुल सही वक्त पर आई हैं, क्योंकि देश के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। कहाँ फरवरी में इतनी गर्मी होती है, लेकिन अचानक फरवरी में इतनी गर्मी, और कह सकते हैं कि कई सालों के रिकॉर्ड्स को इस गर्मी ने तोड़ दिया। और इन बदलावों के चलते ही लोगों की सेहत में भी बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। आईएमए की गाइडलाइंस के ड्राफ्ट को मैं पढ़ रही थी और इसमें लिखा था, सबसे पहली लाइन लिखी थी, फीवर केसेस ऑन द राइज, अवॉइड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ना लेना, मरीजों को भी ये हिदायत देना और डॉक्टर्स को इसे प्रिस्क्राइब ना करने के पीछे की वजह क्या है? सर, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का खतरा है क्या? बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि आईएमए ने लिखा है कि नो एंटीबायोटिक्स का कारण यह है कि जब भी एंटीबायोटिक हमें चाहिए तभी उसका इफेक्ट कम हो जाता है, ऐसा हमने देखा है। अनवांटेड या अननेसेसरी एंटीबायोटिक जो वायरल फीवर, जैसे आपने बताया कि मौसमी है, वायरल फीवर जैसे गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा-सा सर्दी खांसी होना या थोड़ा-सा स्नीजिंग होना, तो इसमें वायरल फीवर जो है उसमें ये एंटीबायोटिक की दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग आए दिन एंटीबायोटिक लेते हैं और ये एंटीबायोटिक लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, कम डोज में लेते हैं और एक दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि ये जो वायरल फीवर है ये आपने देखा होगा कि 2 या 3 दिन से जास्ती चलता ही नहीं है। तो इसके बारे में इसको एंटीबायोटिक का जरूर नहीं है। तो ये एंटीबायोटिक का खतरा, ये लॉन्ग टर्म हम लोग को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो जरूरी है तो एंटीबायोटिक लीजिए, इसमें डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो इसके बारे में ये जो एंटीबायोटिक को क्लैरिफिकेशन जो पूरे हमने नोटिफिकेशन या एक पब्लिकेशन में दिया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो जब भी सर्दी खांसी सिंपल आते हैं तभी आप पैरासिटामोल या एंटी एलर्जिक दवा लेके आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। जरूर होगा तो डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। एक हाथ दो एंटीबायोटिक मत लेना, क्योंकि हमने देखा गया कि कोरोना में भी काफी हद तक लोगों ने अलग अलग एंटीबायोटिक अलग अलग मंग से अलग अलग ढंग से लिए हैं और उसका अभी हम देख रहा है कि वो जो एंटीबायोटिक जरूरी है तभी वो काम नहीं कर रही है। तो इसके बारे में एंटीबायोटिक जरूरी है तो जरूरी डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप खुद अपने मन से मत लीजिए। डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं। और एक बड़ा नोशन है, सर्दी आई खांसी आई एंटीबायोटिक ले लें, लेकिन ये बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर होने के नाते एक चीज आपसे मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे व्यूवर्स को आप समझाएं कि इन्फेक्शन बैक्टीरिया है या नहीं, ये जानना कितना जरूरी है किसी एंटीबायोटिक को लेने से पहले या फिर डॉक्टर्स के लिए इसे प्रिस्क्राइब करने से पहले। ये सभी जो एंटीबायोटिक जो आप कॉमनली यूज एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरियल के ऊपर यूज होता है। तो इसके लिए ये जो वायरल फीवर की हम बात कर रहे हैं, जैसे सर्दी खांसी है, फ्लू टाइप है या मौसमी टाइम जैसे गर्मी बढ़ जाती है, हमने देखा टेम्परेचर डिफरेंस होने से भी कोई वायरस एक्टिवेट हो जाती है, तभी ये एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। एंटीबायोटिक के जरूरी नहीं है और एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस होने में ये एंटीबायोटिक का काम होता है, तैयार होता है। तो जो बैक्टीरियल है वो हमेशा इन्फेक्शन जो है वो जास्ती दिन चलेगा, जास्ती टाइम चलेगा और सीवियर भी होएगा। तो ये डिसाइड करना, ये मरीज नहीं डिसाइड कर सकता है कि ये वायरल है या एंटीबायोटिक है, बैक्टीरियल है। तो इसमें डॉक्टर डिसाइड करेगा। अगर जरूर पड़ा तो वो बैक्टीरिया का जो नॉर्मल ब्लड काउंट है या जो भी ब्लड टेस्ट हमने रिकमेंड करते हैं वो करने से मालूम पड़ेगा कि इन्फेक्शन बैक्टीरियल है। अगर उसको लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो फिर उसको जरूर पड़ेगा एंटीबायोटिक का। तो ये सोच समझकर डॉक्टर के गाइडेंस के ऊपर लेना चाहिए और जब भी जरूर है तभी लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो लोगों को हमने बताना चाहिए।
तो अजय जी, एक और चीज़ अभी ऑब्जर्व की जा रही है, समझी जा रही है, ये जो बुखार सर्दी खांसी के केसेस हैं, चाहे फिर ऑफिस गोइंग एनवायरनमेंट हो या फिर लोग घर में रह रहे हैं, तब भी इस तरह की तकलीफों से इस वक्त लोग जूझ रहे हैं। किस एज ग्रुप में, आपने जो रिसर्च की, कौन सी एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा पाया जा रहा है, और इसकी बड़ी वजह क्या एयर पोल्यूशन भी मानी जाए? दो लोगों को हमने देखा है कि जास्ती है, जैसे किसी को प्रीडोमिनेंटली या किसी को कोई कोमॉर्बिड साथ में है, जैसे किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किसी को अस्थमा या सीओपीडी है। वो जो एल्डरली पॉपुलेशन है अबव 50, उनको एक हार आ रहा है। एट द सेम टाइम जो यंग है, जो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने के साथ में बहुत गर्दी में ट्रैवल करते हैं, जैसे बस में या ट्रेन में जब भी भीड़ होती है, तो ये बताया देता है। उसके साथ में ही जैसे आपने बताया कि पोल्यूशन, हमने देखा है कि लास्ट 2 मंथ्स में सब जगह पे पोल्यूशन इतना बढ़ गया था। इट कैन बी एयर पोल्यूशन, ये प्रेसिपिटेट करता है। पोल्यूशन डायरेक्टली इफेक्ट नहीं होगा तो भी ये प्रेसिपिटेट करता है, जिससे ये वायरल मामूली सर्दी खांसी जो होता है वो बैक्टीरियल होके बढ़ सकता है। तो ये दोनों चीज जो आप बता रहे हैं, ये एज ग्रुप है, यो एकदम यंग, जो घूम रहे हैं, बर्ताव नहीं, ध्यान में नहीं रख रहे। एट द सेम टाइम जो प्रीडोमिनेंटली कोमॉर्बिड है, उनको हो रहा है, जैसे एज में उनको निमोनिया होने का जास्ती डर रहता है। तो इसके लिए अभी लास्ट काफी साल से एक फ्लू शॉट या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम बताते हैं। एवरी ईयर वो फ्लू शॉट लेना होता है, जिससे इसमें फायदा होगा और ये जो नॉर्मल सर्दी खांसी है, कोल्ड है, वो नहीं होगा। तो इसके लिए फ्लू शॉट आज गवर्नमेंट और डब्ल्यूएचओ एडवाइस करती है कि इसको लेना चाहिए। जी, देश में अचानक हम देख रहे हैं बुखार सर्दी खांसी के मामले तो बढ़ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा और अलग अलग तरह के वायरसेस का भी नाम अब लिया जा रहा है। क्या ये कहना ठीक होगा, या क्या एक सिम्टम्स की अगर बात करें तो कोरोना के बाद क्या कह सकते हैं कि लोगों की इम्यूनिटी जो है वो ज़्यादा कमज़ोर हो रही है, और इसी वजह से ये सारे वायरसेस इतने ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं हमें? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोरोना के बाद में सभी लोगों को इम्यूनिटी अफेक्ट कर चुका है। डेफिनेटली वो टाइम पे हमने एडवाइस किया था कि विटामिन जिंक है, विटामिन ए है और विटामिन सी है, विटामिन डी है, ये काफी हद तक लोगों ने लिया भी है। लेकिन कोरोना के बाद में एक मालूम ऐसा पड़ रहा है कि वायरल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस ये जो बढ़ रहे हैं, अभी कोरोना पूरा खत्म भी नहीं हो गया है। कोरोना का नो डाउट अभी म्यूटेशन के हिसाब से जो अभी फिलहाल जो वायरस दिख रहा है वो बहुत माइल्ड है, उसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये वायरस एक है, वो आते रहता है, ये साइक्लिकल है। जैसे पहले सार्स आया था, अभी कोरोना आ गया है। लेकिन ये इम्यूनिटी लोगों की कम हो गई है ऐसा हम नहीं मानते हैं। डेफिनेटली जो सर्वे करने के बाद में मालूम पड़ेगा कि दोनों चीज में, जैसे सिंपल बच्चों को, एडल्ट को जो तकलीफ हो रहा है वो पोल्यूशन, और एट द सेम टाइम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो कोरोना ने हमने सिखाया था कि मास्क पहनो, सैनिटाइजेशन रखो, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखो, तो ये हमें ये टाइम पे भी करना चाहिए, जो हमको फायदा करेगा। क्योंकि स्पेशली जो अवॉइडेंस ट्रांसमिशन जो है वो एक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने से होता है। तो इसके लिए ये जो कोरोना ने हम जो सिखाया है वो ध्यान में रखना चाहिए। और डेफिनेटली न्यूट्रिशन अच्छा तो होना ही चाहिए, जो जनरल इम्यूनिटी भी उसको बढ़ा सकेगी। बिल्कुल डॉक्टर जयेश, आप सही कह रहे हैं, सही तरीके से समझा भी रहे हैं कि इम्यूनिटी कम हुई है ये मानना सही नहीं होगा, लेकिन अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश जरूर की जानी चाहिए, और सारे के सारे प्रिकॉशंस और स्टेप्स लें ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो जैसी थी वैसी तो रहे, उससे ज़्यादा इंप्रूव होती भी दिखे। एक आखिरी सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी, ये जो रिपोर्ट, ये जो गाइडलाइंस आपने जारी की है, क्या कोई आंकड़े, कोई डेटा आप हमारे सामने रखना चाहेंगे? कितने लोग बीमार पड़े? इज दिस रिपोर्ट, इज दिस गाइडलाइन बैक्ड बाय स्टैटिस्टिकल डेटा? इट इज बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय, सी हमारे जो आईएमए के हमारे 1700 के ऊपर ब्रांचेस है, तो सभी ब्रांचेस में हम डॉक्टर्स को एजुकेशन देने का काम करते हैं, पेशेंट को एजुकेशन देने का काम करते हैं। तभी ड्यूरिंग डिस्कशन में ऐसा हमें महसूस हो गया है कि आजकल डिस्कशन के बाद में मालूम पड़ रहा है कि वायरल फीवर है, कॉफ है, कोल्ड है, बॉडी पेन है, ये जो कॉमन सिम्टम्स वाली कॉमन वायरल जो इफेक्ट होता है वो पेशेंट बढ़ रहे हैं। नो डाउट वो अभी कोई इतने सीरियस यहाँ तक नहीं पहुंचे कि उनको बहुत सबको एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है, सबको हॉस्पिटल में रखना पड़ रहा है। लेकिन एक जनरल हमने देखा गया है कि जो हमारे डिस्कशन में मेडिकल एजुकेशन जो हम करते हैं,
लोगों को, डॉक्टरों को तब ये ध्यान में आया है कि ये बढ़ रहे हैं। और डेफिनेटली जैसे पेशेंट्स हमारे यहाँ रोज डे टू डे देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग, मैं दिन के अगर 50-70 पेशेंट देखता हूँ, तो नेचुरली जो 100 पेशेंट आज बढ़ गए, तो देखने हमें आया कि यही पेशेंट वायरल, जिसको हम लोग H1N1 पहले बोला करते थे, लेकिन वो म्यूटेशन हो गया, तो उसी टाइप के जो है टिपिकली, और जनरली 4 से 5 दिन ध्यान रखने से वो ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया इस खास गाइडलाइन पर विस्तार से हमसे बातचीत करने के लिए, आज के दिन समय निकालने के लिए, और हमारे व्यूवर्स को ये सारी के सारे एनालिसिस, आपकी गाइडलाइंस और साथ ही ये एडवाइसेस हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट, और इस वक्त जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से ताज़ा गाइडलाइंस आती हुई दिखी है, इस पर अपनी सारी एडवाइस हमें देते हुए, और सीधे तौर पर इस बात का तात्पर्य यह कह सकते हैं कि एकमात्र लक्ष्य हम ये खबर आपको बता रहे हैं वो ये है कि किसी भी तरह के बुखार, खांसी, सर्दी के सिम्टम्स अगर आप देखते हैं तो आसान उपाय या आसानी से जो उपाय मिल जाता है एंटीबायोटिक्स, वो रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि आपके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि ये बुखार या वायरस जो है, या वायरल फीवर आपको जो आ रहा है, या सर्दी खांसी, उसके पीछे की वजह क्या है। तो किसी भी आसान उपाय में ना फंसें, और इनफैक्ट अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। एक्सरसाइज है, हेल्थ है, हेल्दी ईटिंग है, ये सारी चीज़ें दवाइयों के बदले आप सीधा लें। और किसी भी तरह की अगर तकलीफ या किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से एक बार बात करें, जांचें परखें, और उसके बाद किसी भी दवाई का सेवन करें। चलिए इस खबर से आगे बढ़ते हैं, और अब दूसरी खबर